नमस्ते भ्राता, कैसे हो? नमस्ते रिहांत, ऑल वेल। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आपकी पुस्तक काफ़ी समय हो गया वैसे तो जी पढ़े हुए, जी पर फिर से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल इसमें आपका एनालिसिस है जी यहाँ पे। और हाँ, एक बात ये भी है कि आपको हिंदी में ही बोलना है। ये बहुत जी जी रिक्वेस्ट जी है कि हिंदी में कंटेंट बहुत कम है ठीक है। साई दीपक का। ओके। तो ये इसमें आप हिस्टोरियन बने हैं। जी इसमें आपका जो एनालिसिस पार्ट है, जो पहली बुक में हमको काफ़ी अच्छा लगा था, जी वो थोड़ा मिसिंग है। करेक्ट। बट फैंटास्टिक रिसर्च थैंक यू। एकदम से। मतलब आप बता नहीं सकते हो कि हिस्टोरियन ने लिखा है या एक लॉयर ने लिखा है, जी विच इज़ अ क्रेडिट टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट। तो मतलब इसलिए थोड़ा डीप डाइव होने वाला है। जी तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे जी हमने पहले उसमें पूछा था कि 1740 से क्यों शुरू होती है ये जी पुस्तक। जी तो उसमें था, आपने कहा था पुस्तक पढ़ो, जी तो हमने पढ़ी। उसमें ये है कि नादिर शाह का सैकिंग होता है दिल्ली का जी 1939 का। और उसके बाद ये दहलवी जो है, ये करेक्टर है जो आता है। तो ये दहलवी का यहाँ पे 1740 ये कहाँ से शुरू होता है? ये वहाब आइडियोलॉजी, ये कहाँ से पैरेलल में? वहाब जो है सऊदी अरेबिया में थे और ये इनके पैरेलल जी समकक्ष यहाँ पे कंटेम्परेरी भी हैं, दहलवी। जी तो इन दोनों का ये साथ में पढ़े भी हैं, हो सकता है कि पढ़े हों, क्योंकि यह सऊदी अरेबिया गए थे 1730 से 1732 तक, और वहाँ करेक्ट। से आने के बाद इन्होंने ये वहाबियाइजेशन शुरू किया। जी जी। तो ये थोड़ा प्रोसेस यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो आपने ओपनिंग में जो स्टेटमेंट दिया था, तो उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, इशू ये है कि पहला पुस्तक अपने आप में बहुत सारी थियोरी को कंटेन करता है, तो वो एक पृष्ठभूमि बन जाता है जिसके संदर्भ में आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो मुझे फैक्ट्स में घुसने से पहले लोगों को एक चश्मा पहनाना था। तो पहला पुस्तक वो चश्मा है, और अब हम ये कह रहे हैं कि इस चश्मे को पहन के आगे के जो स्टोरी है, अब इसको आप सुनिए। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू नरेट अ स्टोरी, जब आप एक कथा सुना रहे हैं, जितना हो सके आप तथ्यों को आगे रखिए, प्रमाण को आगे रखिए, अपने आप को थोड़ा पीछे कर लीजिए। दैट इज बीन द ट्रेनिंग इन दिस। एंड संविधान के बारे में पूरा डिस्कशन अभी मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि 1919 एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1935 का। तो वहां तक की जर्नी तो इस पुस्तक में तो हुई नहीं है। तो ये 1924 के दिसंबर में खत्म हो जाती है। तो मेरा जो रोल है फिर से उभर आएगा तीसरे पुस्तक के शायद लास्ट सेक्शंस में। तब तक हिस्ट्री को मैं रखे जाऊंगा, क्योंकि प्रिडोमिनेटली मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इस एक्सरसाइज के द्वारा, कि संविधान को आप इतिहास से अलग मत देखिए। तो इतिहास को पहले समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज तो कंटिन्यू होगा। ना मैं अपने आप को हिस्टोरियन समझता हूँ, ना मैं अपने आप को एक ट्रेन्ड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री समझता हूँ, बट एक लॉयर होने के नाते, और वो भी संविधान, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रैक्टिस है अपार्ट फ्रॉम अदर कमर्शियल एरियाज। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इतिहास को ठीक से समझूं। तो उसको मैं पहले लोगों के सामने रख रहा हूं। सो दैट्स द आंसर। नाउ कमिंग टू दहलवी एंड वहाब, I have referred to a couple of journal articles, scholarly articles, जो reputed journals में publish हुए हैं, और जहाँ पे बहुत डीप डिस्कशन होता है कि वहाब और दहलवी शायद एक ही कक्षा में पढ़े हो, जहाँ पे इनको हदीस एक ही टीचर ने सिखाया हो हिजाज में। तो उसके मैंने फुटनोट्स दिए हैं। एविडेंस इसमें कंक्लूसिव हो या ना हो, बट ऑलमोस्ट कंक्लूसिव है कि ये समकालीन है ही, और दे वेर स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम टीचर, ऑलमोस्ट पॉसिबल। बिकॉज यू सी, हदीस का जो स्रोत माना जाता है, या फिर इट्स लाइक द फाउंट इज हिजाज। ओके, सो दैट इज सीन एज द मक्का ऑफ हदीस इन दैट सेंस। सो इन दोनों के बारे में मैंने और थोड़ा पढ़ने की कोशिश की। तो फुटनोट्स में अगर आप देखेंगे, रादर एंड नोट्स में, यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 or 3 आर्टिकल्स जो सिर्फ इसी मुद्दे पे है कि इन्होंने कहाँ पढ़ा। तो वहाबी डॉक्ट्रिन में एंड तरीका मोहम्मदिया, विच इज द डॉक्ट्रिन, एक्चुअल नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ दहलवी, इन दोनों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकते हैं? नाउ व्हेन दे लिव इन द सेम पीरियड, व्हेन दे हैव स्टडीड इन द सेम प्लेस, एटलीस्ट दिस मच इज क्लियर दैट उनको जिसने सिखाया है शायद वो यही बिलीफ को शेयर करते हैं, या फिर दहलवी हैज कम
as a person who has been heavily influenced by Wahhab. इतना तो आपको याद रखना चाहिए when you're reading the book, no? Dehlavi sees himself as an Arab. And as an Arab, he is living in a non-Arabic land. तो उनके अंदर ना अरेबिया को यहाँ रिक्रिएट करने का जो एंग्स्ट है, जो एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो ऑब्वियसली एन अरब लिविंग इन भारत विल सी द अरब लिविंग इन अरेबिया एज द प्योरर अरब. ठीक है, चाहे दोनों अशरफ हैं, लेकिन ये दरअल हर्ब में अशरफ है, वो दरअल इस्लाम में अशरफ है. तो उनके बीच का ये एक फ़र्क हो जाता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक NRI seeing the Hindus of Bharat as being closer to the tradition than themselves. In that sense, ये comparison हो सकता है. Now, the best part of Dehlavi is no beating around the bush whatsoever. ये घूम फिर के बात ही नहीं करते हैं, सीधा बोल रहे हैं, मैं अरब हूँ, मेरे जितने भी दादा परदादा हैं सारे अरब हैं, मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानता. मेरे मुताबिक कुरान और हदीस से जितना भी मैंने पढ़ा है, पूरा जो संसार है, जगत है, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है. एक है मोमिन, दूसरा है काफिर. ओके. एंड खिलाफत का कॉन्सेप्ट होना किस लिए ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि मैंने अहमद शाह रंगीला और ऐसे बादशाहों को देखा है जिनके लिए ना सुन्ना में कोई इंटरेस्ट है, जिनको ना कुरान में कोई इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ लेट्स से एक कलरफुल लाइफ, एक रंगीले लाइफ को जीने में इंटरेस्ट है. एंड देयरफॉर एक खिलाफत का होना बोथ फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड लेट्स से वर्ल्डली पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है. ये सारे जितने भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका फाउंडेशन इट्स नॉट एग्जैक्टली द मिडीवल पीरियड, इट्स क्लोजर टू द ब्रिटिश पीरियड. तो इसको मैं कहूँगा नियर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अगर किसी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर के द्वारा सामने रखा है, इट इज़ दहलवी. Now, obviously, Dehlavi is taking the work forward of Syed Ahmad Sirhindi. उसको भी मैंने वहाँ पे रेफर कर रखा है. But you see, Akbar was such a powerful emperor. तो उस टाइम पे उलेमा को उनको अपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Because one, people will say, because of him, यहाँ पे मुगल परचम जो है या इस्लाम का परचम जो है यहाँ पे खड़ा है, ये फैल रहा है, आप इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए. If he has certain quirks, indulge it. At the end of the day, we need to make sure that Darul Islam continues. और अकबर ज़्यादा entertain भी नहीं करता था इन लोगों को. नहीं करता था. See, there may be some element of truth in terms of his flirtation with other religions. But Islam was the primary faith system even for Akbar, cannot be denied. वरना ये क्या है, दीन इलाही, ये नाम क्या है? Right? Ilahi, the moment you come, you're obviously referring to the Abrahamic God, Elohim, Allah, whatever you call him. So that's one. But by the time you come to Dehlavi, you are effectively looking at a पूरी तरह से खोखला हो चुका है मुगल सल्तनत. ये इट इज़ नो मोर इन द फॉर्म ऑफ एन एम्पायर. ये सिकुड़ के पूरी तरह से ये दिल्ली, शाहजहानाबाद यहीं पे रह जाता है. दिल्ली से पालम, दैट्स इट. मैक्सिमम बियॉन्ड दैट इट्स नथिंग. एंड नादिर शाह ने तो पूरी की तरह मतलब ऐसी की तैसी करके वो गया था. सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वॉज अ लोकल chieftain who was living on the currency of his past. That's it. So there is a lot of angst. मेरे कालखंड में ये सब हो रहा है. My grandfathers used to compile the Fatwa Alamgiri for Aurangzeb, who was the wali. कहाँ से कहाँ आ गए. Okay? तो उस गुस्से से ये आदमी आगे जा रहा था. तो उसके नज़र में जो भी उसको लगता है as the future hope of Islam, he is trying to write to them. तुम आ जाओ, तुम इसका झंडा फिर से फहराओ. He is writing to Herat, he is writing to Turkey, he is writing to Nizam, he is writing to Ahmad Shah Abdali. This is very very critical. ये समझना इसलिए बन जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, that उलेमा का जो रोल है, जो हमें लगता है इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, और अगर उलेमा नहीं होते तो गंगा जमनी तहजीब की धाराएं यहाँ पे भारत में बहती होंगी एंड ऑल दैट. ये कितना खोखला थिंकिंग है, इट कम्स फ्रॉम देयर. एंड Dehlavi's impact on Bharat is very poorly understood according to me. If you look at every major seminary in Bharat, जो इस्लामिक सेमिनरी है, वो कह रहे हैं that Dehlavi is our रहनुमा. He is the guide. He is the intellectual father of our movements, चाहे वो देवबंद है या anybody. So therefore, according to me, we should spend more time in understanding Dehlavi's worldview
and we should look for all, let's say, evidence कि इसके जितने भी सोच थे इसको उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है. 2 बेसिक चीजें जो भारत को सीधा इम्पैक्ट करती है, इनफैक्ट 3 थिंग्स. 1, द क्लियर प्रोहिबिशन कि मोमिन और काफिर के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी मीटेड आउट. 2, कि भाषा कितनी इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, फारसी हो या लेट्स से उर्दू और इवन अरबिक फॉर दैट मैटर, जिसको इन्होंने किसी और कल्चर से अपनाया, वो उसको कैसे इस्लामिक कल्चर के अंदर पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, so that it is no more separable from Muslim culture. That's 2. 3, the most brilliant aspect of Dehlavi is, तब तक भारत के जो मुसलमान थे, जो यहाँ के लोकल कन्वर्ट्स थे, इनको हिंदुओं की तरह ही ऑलमोस्ट ट्रीट किया जाता था, just marginally better than them. Okay, no official positions almost in the Mughal Darbar because it was full of Turks, Afghans, Yemeni Arabs, Persians and all that. Not Indian Muslims. Okay, at least not what we know as the Bharatiya subcontinent. He realized कि ये जो एक मास है, ये एक अनटैप्ड रिसोर्स है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मुझे इसको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अशरफ हैं ये अभी पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, तो मुझे किसी भी हालत में आई हैव टू डाइवर्ट माई एनर्जीज डिफरेंटली. देयरफॉर ही वाज अमंग द फर्स्ट पर्सन्स टू कन्वर्ट रादर ट्रांसलेट द कुरान फ्रॉम अरबिक टू पर्शियन, ताकि लोग इसको समझें. एंड बिकॉज यू सी, अगर वो सोल्जर हो या कोई कॉमनर हो या नया कन्वर्ट हो, वो अरबी थोड़ी सीखेगा, उसको समझ में थोड़ी आएगा. एंड बाय दैट टाइम फारसी हैड बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज थैंक्स टू द इम्पोजिशन बाय द मुगल एम्पायर, एंड इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन, जितना भी हो, टैक्सेशन से लेके हर चीज़ में, वॉट एवर वी यूज इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कोर्ट प्रोसीजर्स टुडे, व्हेन यू से नायब, तहसीलदार एंड ऑल दैट, यहीं से तो ये सारे वर्ड्स आते हैं. इवन फॉर दैट मैटर खरीफ एंड रबी, ये कहाँ से आते हैं? भारत के थोड़ी है. दैट क्लियरली शोज द एंट्रेंचमेंट ऑफ द लैंग्वेज. तो ही डिसाइड्स दैट व्हाई शुड ओनली फारसी बी लिमिटेड टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसको मैं रिलीजियस के लिए भी मैं यूज कर लेता हूँ. ही डज दैट. तो उसने समझा कि जो भाषा है वो एक लेंस है. 100% ही अंडरस्टूड इट. भाषा और संस्कृति या सभ्यता, उसके साथ जो रिलेशनशिप है, उसने ब्यूटिफुली उसने समझा है. 3 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैलिफेट या खिलाफत, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. एंड 4, वेरी इंपॉर्टेंट, जिहाद का जो इंपॉर्टेंस है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में. सो इट्स लाइक दिस, जिहाद को आप यू कैन थिंक ऑफ इट एज ईदर द होविट्जर और द AK-47. उसका काम होता है इस्लाम के मार्ग को प्रशस्त करना, विच मीन्स जो भी बाधाएं हो उसको हटाओ. एंड देयरफॉर जिहाद इज लेजिटिमेटली द मीन्स टू क्रिएट अ न्यू इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर. सो अगर कोई आके कहता है जिहाद इस अंदर के इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, बेकार की बातें मत करो तुम, ये आदमी कह रहा है, तुम इससे ज़्यादा कुरान और हदीस तो जान नहीं सकते हो. द मैन हु इज सीन एज द फोररनर ऑफ ऑल द मेजर सेमिनरीज इन भारत विच आर इस्लामिक इन नेचर, आप उससे ज़्यादा थोड़ी आपको इस्लाम के बारे में पता होगा, राइट? और जो वो कहता है कि मैं तो जो अल्लाह का इस्लाम है या जो मोहम्मद का इस्लाम है वही मैं स्थापित करना चाह रहा हूँ, करेक्ट, वही लेके चल रहा है, तो वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो पूरी इस्लामिक सोसाइटी है भारत की वो मानती है. करेक्ट मानती है, और वो मिडल ईस्ट से पढ़ के आया है, हिजाज से पढ़ के आया है. सो इन वन ऑफ माई ट्विटर डिबेट्स विद आई थिंक इवन आनंद रंगनाथन एंड आई हैड एंटर्ड इनटू अ डिबेट विद श्री तारिक फतेह ऑन दिस, कि जो आप कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम, ये डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, थोड़ा समझा दीजिए. मुल्ला का इस्लाम कहाँ से आता है? उसका भी तो कोई बेसिस होगा. क्या डॉक्यूमेंट है जिससे जो मुल्ला का इस्लाम आप कह रहे हैं कि ये अलग है? बिकॉज देयर एंटायर अटेम्प्ट इज री इंटरप्रेट द कुरान. ओके, देन एटलीस्ट एडमिट दैट यू आर री इंटरप्रेटिंग इट टू सूट द करंट टाइम्स. बट जो एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रिटेशन है, जो सुन्ना के बेसिस पे है, उसका आपके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. यू आर री इंटरप्रेटिंग इट, यू आर री इन्वेंटिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एट दैट स्टेज आई थिंक श्री तारिक फतेह इफेक्टिवली सेड, इससे ज़्यादा तुम मुझे पुश करोगे तो आपकी जीवन पे भी आंच आएगी और मेरे पे भी. आई सेड ओके, that's very honest of you to admit that these are the realities which are forcing you to take this reinterpretation, वरना आप खुल के इसका खंडन नहीं कर पाएंगे. ताकि इसमें इसके बाद एक और महाशय आते हैं बरेलवी, बरेलवी, जिन्होंने सिस्टमाइज किया इस चीज़ को,
पूरे नेटवर्क बनाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेके बंगाल तक। करेक्ट। जो जिहादियों का नेटवर्क कह सकते हो आप, वहाबियों का नेटवर्क कह सकते हो। करेक्ट। और उसने 1 लाख जिहादियों को इकट्ठा किया, लड़ाई के लिए इंस्पायर किया। जो सिख एम्पायर है, जब महाराजा रणजीत सिंह थे जीवित थे तब उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़ा। करेक्ट। और ये सारा जो सेंटर बनता है वो बालाकोट में बनता है। करेक्ट। जिसको हम अभी एयर स्ट्राइक्स जो हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जी। उसके लिए जाना जाता है। जी। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बारे में समझाइए कि बालाकोट का क्या महत्व है और बरेलवी का इस पूरे मूवमेंट में, वहाबी मूवमेंट को सिस्टमाइज करने में। सो यू थिंक ऑफ बरेलवी, सैयद अहमद शाहिद और सैयद अहमद बरेलवी एज द इम्प्लीमेंटर ऑफ दहलवीज विजन। जो भी दहलवी की सोच थी, इसको ज़मीनी स्तर पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट और अमल करने का काम जो है वो बरेलवी ने किया था। भारत के ऐसे बहुत कम दिशाएं हैं जहां पे बरेलवी का इम्पैक्ट नहीं है आज भी। ओके, एंड वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट बंगाल टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, मालाबार, पटना, स्पेसिफिकली ईस्ट बंगाल विच इज नाउ बांग्लादेश। यहाँ तो शायद ऑफिशियल सेंटर्स बने थे, ऑफिशियल सेंटर्स ये, और इसके बाद तो आसपास तो फैलना ही था। करेक्ट। ये स्लीपर सेल्स नहीं थे, ये प्रॉपर सेमिनरीज थे। उसके बाद जब इनको जिहादियों को इकट्ठा करना था टू सेंड टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पहले सिख एम्पायर के साथ लड़ने के लिए, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के साथ लड़ने के लिए, पूरा सिस्टमैटिक नेटवर्क। सो पहले पुस्तक और दूसरे पुस्तक के बीच में मेरी सोच में क्या अंतर आया, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले पुस्तक लिखने के समय मैंने क्या कहा था आपसे कि यूरोपियन क्रिश्चियन जो है और थोड़ा सिस्टमैटिक है, लेकिन जो इस्लामिक इन्वेडर है वो तलवार उठाता है, मारकाट करता है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट, बट मारकाट करने वाला होता है राजा, लेकिन फर्टाइल ग्राउंड जो बनाता है वो उलेमा का काम होता है, जो पहले जाके लोगों के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन देते हैं कि ये करने पे क्या होगा, जन्नत नसीब होगी या फिर कुछ और होगा। ऑल दैट जो आज आप देख रहे हैं, शत्रु बोध के जो बीज हैं वो उन्होंने डाले थे। सो तलवार उठाने तक के जितने भी कदम होते हैं, ये इनका काम होता है। उसका जो इंस्पिरेशन होता है और उसका जो जोश होता है, ये भर देते हैं। सो व्हाट इज सैयद हाफिज डूइंग? हाफिज सईद डूइंग इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? मैंगलोर में जो हो रहा था या हो रहा है अभी, उसके रूट्स वहां भी हैं। The one thing that I must clarify before I proceed is, इस चर्चा से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपने वहाबी इस्लाम को एड्रेस कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नो, वहाबी इस्लाम और इस्लाम में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाबी इस्लाम सिर्फ ये कह रहा है कि आप उसी इस्लाम को सही इस्लाम मानेंगे जो पहले फॉलो होता था, जो अर्ली कन्वर्ट्स फॉलो करते थे। सो गो बैक टू द रूट्स, गो बैक टू द बेसिक्स। ये है इनका रेफॉर्मेशन। इनका रेफॉर्मेशन आगे जाना नहीं है, पीछे जाना है। ओके, टू गो बैक टू द 7th century। सो व्हेन यू लुक एट दैट, यू विल रियलाइज दैट इसका कोई काट नहीं है, विच इज टू से दैट दिस अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ फोर्स परहैप्स, बिकॉज व्हेन समवन सेज कि जिहाद इस पूरे वर्ल्ड व्यू को हिंदी में क्या कहेंगे यार, इस विचारधारा का, लेट्स यूज द वर्ड विचारधारा का, जो है एक नींव है, इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स, एंड यू आर आस्किंग पीपल कि आप जिहाद को पूरी तरह से इसमें से हटा दो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। आप उनसे कह रहे हैं कि आपके सोच का जो सेंट्रल इशू है या सेंट्रल बिलीफ है, उसको आप छोड़ दो। कैसे छोड़ सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो यू आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन अ वेरी रॉन्ग वे। And therefore, in the introductory portions of the book, मैंने बोला है वहाबी इस्लाम और इस्लाम में अंतर क्या है? There is no such thing as Indian Islam. On this, I will still quote Dr. Ambedkar to some extent, where he clearly says, the presence of Indian Islam is proof of the fact that the Hindu convert has not converted fully. Conversion का जो process है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ इसमें। इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन को पूरा करने के लिए
वहाबाइजेशन जरूरी बन जाता है, ताकि जो संस्कृति के जितने भी परतें बाकी रह जाती हैं उसको पूरी तरह से हटाओ, तब जाके तुम पक्के मुसलमान माने जाओगे। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच वर्जन ऑफ इस्लाम हैज टू नेगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गंगा जमनी तहजीब। दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। ओके अगर आपका ये कहना है नहीं तो दिस इज ओनली फ्रिंज, दिस इज अ माइनॉरिटी, रीड द लिटरेचर। लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जहां भी ये जाते हैं, बरेलवी is almost seen as a reincarnation of the first person. You know how and why? Barelvi could not read or write, just as the first person. तो इनके लिए ये माना जाता है this is proof of divinity. अच्छा। And he is the second messenger. इस पे इतना ये कंट्रोवर्सी हुआ था। So the inability to read and write is seen as a particular trait of divinity. That बरकत है. And that is then, how do I put it? That itself becomes, it's almost as if immaculate conception Jesus के लिए जो बन जाता है, calling card बन जाता है, that mother was virgin and ईश्वर ने कुछ किया था और हो गए बच्चा. That is almost the similar calling card for this person. The welcome that he gets in Patna, the welcome that he gets in the Uttar Pradesh heartland जो हम देख रहे हैं, okay, जो आज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश माना जाता है, in all these regions, unimaginable. I hope that someone actually reads the literature on the Wahhabi movement, but most importantly comes out on deeper literature on Barelvi's contributions. So यहाँ पे मैंने बीज बो दिए हैं ताकि कोई इसको और आगे लेके जाए। मेरे पास इतना ना टाइम है ना इतना नॉलेज है। So Barelvi single-handedly put together the first systematic jihadi infrastructure across the country, which no other Islamic ruler or ulama had done before. ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी कॉन्कर करता था वो एक रीजन में सीमित हो जाता था। भारत के अंदर सारे मुसलमानों को सेमिनरीज के नेटवर्क के द्वारा अगर किसी ने जोड़ा है ठीक से, वो है बरेलवी। इसके लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। दहलवी आते हैं, बरेलवी आते हैं, उसके बाद देवबंदी, फिर अलीगढ़। That's the brilliance. ये क्या है, इनको कभी यूनिटी का वो नहीं रहा क्या कि हमको सबको एक झंडे के नीचे यूनाइट होना है? ये बार बार नई नई ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? इनको बोलते नहीं कि भाई आप डिवाइड कर रहे हो सोसाइटी को, एक झंडे के नीचे आ जाओ, यूनिटी होना चाहिए, आप अलग बोल रहे हो, आप थोड़ा अलग बोल रहे हो। Question. I understand the point, exactly that you're making. ये जो हमारा ग्रैंड यूनिटी का जो विजन होता है ना, कि आप सारे लोकल आइडेंटिटीज को मार दो, जला दो, दबा दो, गाड़ दो, तब जाके एक हिंदू यूनिटी आएगा। कुछ तो सीखो उनसे। The best part about so the other day I was thinking of it, अचानक I had this line that entered my head, which is jihadis are divided by Islam but united by hatred of the kafir. क्योंकि वो तो एक फीचर है। That's a feature, which is to say they are not united by Islam. They are divided by Islam because each of them is fighting for their own sect. Each of them is fighting for their own Islamic sampradaya in that particular sense. I don't want to use the word sampradaya for them, but still for their own denomination. But काफिर को देखते ही सबके अंदर जो जोश पैदा हो जाता है, that is शत्रुबोध। यहाँ पे जो बात चलती है ना, संगठन और शत्रुबोध साथ में जाना चाहिए। संगठन का मतलब है कि सब कुछ तोड़ दो, अतीत का जितना भी है उसको पूरी तरह से तुम जला दो। That seems to be the brilliant mindset of some geniuses sitting on Twitter. I mean, like, can you see what's happening exactly? That is competitive jihadism at work. And we want competitive Hindutva at work, which means every sampradaya should say, I will take forward the Hindu vision. And they must be very clear as to who is the outsider. There may be a few insider-outsiders because of the Sampradayic vision. But you should realize, this is not the problem. That will be a battle of propagation and ideas. But with him, it's not a battle of propagation and ideas. Not at all. He doesn't look at it at हम बैठ के संवाद करेंगे। संवाद उसके बीच में होता है जो सम हो। वो आपको सम ही नहीं मानता है, कहाँ से संवाद होगा? Right? So that discussion is very different. And how बालाकोट में जब शेर सिंह इनका सर अलग कर देते हैं बरेलवी का, how it becomes the shrine, and वहां से कैसे वो ट्रेनिंग कैंप बन जाता है,
and how the Swat Valley, which is where Malka Sitra and all these places are currently located, and which is where Taliban finds its strongholds, and all the Haqqani networks are located there. It goes back to this man. The best part is Pakistanis have written books on this. I'm quoting Aisha Jalal significantly in this from her book Partisans of Allah. I'm not inventing stuff. So मैंने उनको quote कर रखा है और extract भी कर रखा है. So one, understand how this works, and two, is it the case that all the followers of Barelvi or Dehlavi are united in the vision? No. In terms of what is Islam, वो एक दूसरे के खिलाफ जो है फतवे जारी करते रहते हैं. तुम कुत्ते हो, तुम नॉन इस्लामिक हो, ये एक दूसरे को बोलते रहते हैं. बट व्हेन दे रियलाइज काफिर है कोई और है, नहीं ये ज्यादा कुत्ता है, इसको पहले मारो. That is shatrubodh. That is the definition of an out group. So to answer your point differently, once I explain this, my contribution is to show the stupidity in our psychology and understanding human psychology. That's where my contribution comes. अगर मैंने ये बात independently कही होती, I don't have any examples to offer, right? We are being told that Hindutva is a resistance to what is happening to us and what's been happening to us for at least 1200 years now. Now, if that is the case, learn a few things from what they have done as well, because you're resisting something. जिन चीजों को आपको पहले करने की जरूरत नहीं पड़ी, आज आपको करना पड़ रहा है. You're forced to identify yourself as a Hindu, as opposed to being identified as a dharmika who subscribes to a particular sampradaya because of the need for an umbrella identity. Otherwise, we were organic sampradayas across the place. I'm not saying we were not united. We were united by dharma, but we didn't feel the need to call ourselves Hindus because we are not Muslims, because we are not Christians. इस negationist identity को हमें अपनाना पड़ा only because of them. मैं इसमें एक और कंट्रीब्यूशन जो आपका मानता हूँ लीगल फील्ड में, वो ये है कि जो बरेलवी और इन्होंने जो नेटवर्क खड़ा किया था जिहादियों का, वहाबियों का, वो जब ब्रिटिशर से लड़ना शुरू करते हैं, जब सिख एम्पायर ख़त्म हो जाता है, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं 1847 के बाद जब शुरू होता है इनका, तो वहाँ से 1870 में जो सेडिशन लॉ लेके आते हैं. सेडिशन लॉ एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से था. सेक्शन 121 जो है उसमें था कि अगर क्वीन के खिलाफ कोई भी है तो वो एक सेडिशन है. लेकिन फिर ये 124A लेके आते हैं. तो ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि आज के जो पार्लेंस में हम बोलते हैं कि अरे ये तो रेवोल्यूशनरी जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनको रोकने के लिए ये सेडिशन का लॉ लेके आया था. ये कॉलोनियल सेडिशन का लॉ है, इसको हटा देना चाहिए. तो यहाँ पे एक आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये जिहादी जो ये बरेलवी वाले जिहादी थे, ये जो नेटवर्क था, इसको काउंटर करने के लिए ये ब्रिटिशर्स 124A सेक्शन 124A लेके आए थे. करेक्ट. अब आप इस सिलसिले में या फिर इस संदर्भ में आप समझिए कि आज के डेट में सेडिशन लॉ के खिलाफ बातें कौन कर रहा है. वो जो जिहादी है या फिर जो जिहादी का सॉफ्ट समर्थक है, विच इज द लेफ्ट. सो दैट इज क्लियर. सो द लेफ्ट इज एफेक्टिवली यूजफुल इडियट्स who are doing the job of the jihadis, which has been going on since 1863. I'm not going to defend everything that the British man did, but he may have done something in his interest which is now working for our interest. इसको मैं थोड़े कहूँगा डीकोलोनियलिटी के नाम पे इसको भी हटा दो. डीकोलोनियलिटी का मतलब ये नहीं है कि दिमाग छोड़ दो, राइट? जहां पे आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है लेट्स से उसकी पूर्ति होती है, उसको पकड़ के रखो. सेडिशन लॉ जरूरी है. इसलिए मैंने हमेशा ऑन डिबेट्स ये कहा है, आपको सेडिशन लॉ में डुप्लिसिटी को हटाना है. इसका मतलब ये है कि UAPA भी है, 124A भी है. जो काम 124A कर सकता है IPC के अंदर, उसके लिए फिर से आपको UAPA की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब दीजिए. लेकिन अगर कोई कहता है ना UAPA में होना चाहिए ना 124A में होना चाहिए, मान लो कि इसके तार कहीं और जुड़े हैं. बट आई नीड टू गिव वन क्लैरिफिकेशन बिफोर आई एम अक्यूज्ड ऑफ लेट्स से किलिंग हिंदुइज्म एंड ऑल दैट. भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म था नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि संप्रदायों को हिंदू धर्म के छत्रछाया के नीचे ज्यादा आना पड़ता है, क्योंकि आप सबको वो काफिर मान के एक एक करके आपको मार रहा है. उसके आने से पहले और उसके आने के बाद भी आपको जोड़ता है धर्म का सूत्र, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट, बट यू आर फोर्स्ड टू सब्सक्राइब ग्रेटर टू द लार्जर आइडेंटिटी, which is the Hindutva identity, because of the fact that you're being singled out and killed one after the other.
आई होप द क्लैरिफिकेशन मेक सेंस, वरना बैठे हैं कुछ लोग इस पे शुरू कर देंगे, ओह साइदीपिका डीकोलोनिटी का मतलब ये है कि हिंदू धर्म था ही नहीं। अरे आपका तो मतलब ये भी है कि रेलवे को भी हटा देना चाहिए। रेलवे हटा दो, टेलीग्राफ हटा दो, पोस्ट हटा दो, अरे व्हाट आर यू सेइंग? इसमें टू नेशन जो थ्योरी है उसमें हमारे तरफ के भी और बाहर के भी बुद्धिजीवी अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। जी जी जी। आपने तो कितने पन्ने इसके ऊपर डेडिकेट कर दिए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो टू नेशन थ्योरी जो है, आप भी जैसे ट्विटर पे लोग लिखते हैं कि ये तो तभी लिख आ गया था तब जब इस्लाम बना था, ये तो तभी से है, इसमें क्या डिबेट कर रहे हो, टू नेशन ये तो जब से इस्लाम बना है तब से टू नेशन ही है, दारुल इस्लाम दारुल हरब। तो आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, आप एक लाइन में क्यों नहीं बोल देते हो कि तब से, या आप इतना स्कॉलरशिप क्यों कर रहे हो भाई? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि इसको इस्लाम में ट्रेस करना इज सिंपल, but it's also simplistic for a good reason, because you see obviously two nation theory के जो justifications हैं, whether it's Sayyid Shabir Usmani, one of the founders of Jamia Millia Islamia and one of the Quranic justifiers of Pakistan, all of these people are tracing it obviously to the Quran itself. I'm not saying no to that, but you see when you speak of the Quran and when you speak of हाँ, जब आप कुरान या हदीस की बात करते हैं तो आप पूरी तरह से एक रिलीजियस डिस्कशन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन जो है पॉलिटिको रिलीजियस है। और ये तब शुरू होता है जब नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट आता है एंड ये तब शुरू होता है जब मुगल सल्तनत के जो पायदान है ये हिल रहे हैं। तब इनको ज़रूरत पड़ती है कि हम एक डॉक्ट्रिनल तौर पे कुछ प्रेजेंट करें जिसका बेसिस कुरान में हो और जो पॉलिटिकल लेट्स से रियलिटीज को भी मीट कर सके। तो चाहे वो खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी है, आई वांटेड इट टू, मैं इसको जोड़ना चाहता था उस प्रॉक्सिमल कॉज के साथ जहां पे ये एक ट्रैक्शन अक्वायर कर जाता है। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर औरंगजेब जैसा एक टायरेंट, एक बिगट, एक स्काउंड्रल फॉर दैट मैटर, लेट मी यूज दैट वर्ड रिस्पॉन्सिबली एंड डिजर्वेडली सो, अगर ऐसा लेट्स से उसके जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो भी उसी की तरह होते, तब दहलवी की क्या जरूरत पड़ती? क्योंकि वो वही कर रहा था। दहलवियों के बाप तो वही थे। हाँ। दहलवी का बाप जो है वो इनके लिए फतवा आलमगीर लिख रहा है, व्हिच इज द बेसिस ऑफ हनाफी लॉ। और उससे याद आता है आपकी जो ओवैसी के साथ एग्जैक्टली मतभेद हुआ था। सो द पॉइंट इज, इफ the descendants of Aurangzeb had continued the great and glorious tradition of Aurangzeb, you don't need a Dehlevi. Because you don't need a two-nation theory for the creation of Pakistan, because Pakistan was already in existence as long as the Mughal Empire was there. In fact, they go to the extent of saying, ये क्या कह रहे हैं? The first Pakistani was who? Muhammad bin Qasim. क्योंकि इनके हिसाब से जो आके पहले यहाँ पे इस्लाम का झंडा पहले फहराता है वो हमारे लिए सबसे पहला पाकिस्तानी है, क्योंकि उसने भारत के अंदर इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया, इस्लाम की रोशनी उसने फैला दी। इफ दैट इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट इट, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ओके, तो दहलवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? समवन हैज टू बी एबल टू से कि मैं अभी आपके सामने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करूंगा, एंड वो सॉल्यूशन के तौर पे दहलवी प्रेजेंट करता है और उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करता है ये आदमी बरेलवी। सो विच इज वाई पाकिस्तान का सबसे प्रॉक्सिमल कॉज आप आराम से कह सकते हैं कुरान है। यू कैन से दैट इन द सेंस रूट कॉज वो हो सकता है, बट प्रॉक्सिमल कॉज वो नहीं होगा। हिस्ट्री के तौर पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूट कॉज एंड प्रॉक्सिमल कॉज। तो ये एक काफी अच्छा अंतर भी है कि एक आइडियोलॉजिकल आपका सेपरेशन ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वो होनी चाहिए, करेक्ट, कि वहां से आता है, बट आप एक एज अ हिस्टोरियन आप ट्रेस कर रहे हो उस चीज को, तो आपको वो डालना पड़ेगा, करेक्ट, वो हिस्ट्री, करेक्ट। क्योंकि what is the immediate trigger जिसके वजह से ये पूरा मूवमेंट शुरू हो जाता है? It's not the existence of Islam, it's the problem that the Mughal dynasty is no more able to protect Islam in this part of the world. ठीक है, तो मतलब ये बात आप कहना चाहते हैं कि जो सावरकर हैं वो टू नेशन थ्योरी के प्रोपाउंडर या पहले देने वाले नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चे थे। आई एम सेइंग सावरकर was a child when Syed Ahmad Khan died, and that's what I said. Savarkar
was 15 years old when Syed Ahmad Khan died in 1898. I think that's what I put recently जब जयराम रमेश ने जो brilliant tweet डाला था. तो मैंने कहा ये trick question है. Neither is Syed Ahmad Khan the founder of the two nation theory, nor is Savarkar. Founder of the two nation theory is Syed Ahmad Sarhindi, followed by Dehlavi, followed by Barelvi, and obviously all of them go back to the root cause. But in terms of immediate, let's say, triggers, ये हैं. सैयद अहमद खान को क्रेडिट आप इसलिए देंगे, उनको श्रेय इसलिए देंगे कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन वर्ल्ड व्यू में आ चुका है, उसकी वजह से भारत के अंदर आ चुका है. विच इज वाई नेशन स्टेट का मतलब क्या है? एक रेस है, एक जाति है, उसका एक अपना स्टेट है. दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट. नेशन इज डिफाइंड as a community having a homogeneity in some sense. But primarily when the Europeans look at it, they're looking for racial homogeneity. So therefore, since you're looking at the nation state concept as becoming the most dominant concept, दो कौमी नजरिया, two nation theory, two different races altogether becomes the way of Syed Ahmad Khan's explanation of why Hindus and Muslims can never be a single nation. But he is significantly building on Dehlavi, क्योंकि ये दहलवी के सेमिनरी में पढ़ चुके हैं. मदरसा रहमिया के ये प्रोडक्ट है. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंत में, ऑलमोस्ट अंत में, बिफोर आई मूव टू सैयद अहमद खान, मैंने उसमें लिस्ट किया है उस सेमिनरी के प्रोडक्ट्स कौन कौन हैं, उन्होंने कितने सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया है, अहले हदीथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ईच ऑफ दीज पीपल ये वहीं के लोग हैं. सो someone who's a product of that particular seminary, इनकी सोच अलग कैसे हो सकती है? इनके दोस्त एक हैं मिस्टर ग्राहम, जिन्होंने इनके सारे पुस्तकों को उर्दू से इंग्लिश में इसका अनुवाद या तर्जुमन किया था. वो कहते हैं that because इनके जो दादा परदादा, इनके पिताजी जो हैं, ये मुगल डायनेस्टी के let's say शागिर्द रह चुके हैं. they have worked for the dynasty. He was deeply affected by the loss of Mughal power. His father, I think Mir Taki, was offered the prime ministership of the Mughal Empire, or the dynasty, not empire anymore, and he refuses it, or rather, that position was then offered to Syed Ahmad Khan, who refuses it. Now, he was among the people जो 1857 के जो response होता है, ब्रिटिश का जो response होता है, उसमें ये बहुत ही deeply affect होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने family members को बहुत खोया था. And because these guys were trying to revive the Mughal Empire, British ने कहा मारो, क्या मुगल एम्पायर लगा रखा है, मारो सबको. So obviously these guys were like, क्या करें अभी? Because the British also systematically went about destroying all the Mughal monuments, जो भी इन्होंने खड़ा किया था. So I'm very clear that Syed Ahmad Khan is not the founder. He is the torch bearer, जो इस मशाल को आगे लेके जा रहा है. सावरकर का टू नेशन थ्योरी के साथ कोई लेना देना नहीं है. सावरकर उसके बाद मान लेते हैं ये एक रियलिटी है, भारत के लेट्स से पॉलिटिकल रियलिटीज में ये एक सबसे बड़ा सत्य है. शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गाड़ के नहीं मत रखो. प्लीज बी क्लियर अबाउट द फैक्ट द टू नेशन थ्योरी का इजाद मैंने नहीं किया, लेकिन ये मान के मैं चल रहा हूं कि ये एक सत्य है. और फॉर दैट मैटर जब ये कांग्रेस ये लोग बात किए जाते हैं, Gokhale accepted two nation theory as a reality, which is why he clearly told the British the realities of India warrant separate electorates for Muslims. तिलक ने भी लखनऊ पैक्ट में मान ही गए थे. सब लोग मान गए थे. बाय द टाइम लखनऊ पैक्ट हुआ था सब मान गए थे. और क्या कर रहे थे? जितने भी लोगों ने लखनऊ पैक्ट पे अपना हस्ताक्षर दिया और उसके लिए अपनी सम्मति दी, all of them then agreed for the two nation theory. जब आप एक कम्युनिटी के लिए अलग से इलेक्टोरल बेस क्रिएट कर जाते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? तब बीजेपी कहां था? नागपुर का एस्टैब्लिशमेंट कहां था? संगठन मूवमेंट तो तब इट वाज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. मदन मोहन मालवीय वाज पार्ट ऑफ दिस. ऑल ऑफ दीस पीपल वर पार्ट ऑफ दिस. सो दिस आई एम सॉरी टू से, ये पता नहीं कहां से हिस्ट्री पढ़ के आते हैं. कांग्रेस इज करंटली इंडल्जिंग इन अटर इररिस्पॉन्सिबल डिजास्टर्स डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री. जब सीए का ये डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में, Sri Kapil Sibal, who I do respect as a lawyer because he is a senior Supreme Court advocate and his advocacy skills are there. किसी के professional talent को मैं नकारूंगा नहीं. But he openly said this,
the religion was not the basis of the partition. On the floor of the parliament, these are the people who are representing this country. What is going on? टू नेशन थ्योरी का जो पहला प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था वो हमको बंगाल में देखने को मिला. Partition of Bengal. बंगाल में वहाबाइजेशन जो था वो चल रहा था. कई आपने अपनी पुस्तक में दिखाया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी. लेकिन जो बंगाल में पार्टीशन हुआ, पंजाब का भी हुआ था 1901 में, लेकिन वहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ. लेकिन जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो दोनों ही साइड इमोशंस जो हैं वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं. Correct. तो ये क्या कारण था कि बंगाल के पार्टीशन पे ही इतना हल्ला हुआ, पंजाब वाले पे नहीं हुआ? Because you see, Bengal was the seat of power. जब तक 1911 में ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कैपिटल जो है कैलकाटा से दिल्ली नहीं होगा, तब तक बंगाल प्रोविंस इज द सीट ऑफ पावर. कैलकाटा इज द सीट ऑफ पावर. एंड सारे आपके जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आपके रेनेसांस को जो लीड कर रहे हैं, आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को जो लीड कर रहे हैं, वो वहीं से तो आ रहे हैं. सो देयरफॉर बंगाल इज मोर, एंड नॉट जस्ट दैट, पंजाब इज लार्जली comprising of a peasant population. मैं ये डिमीनिंग तरीके से नहीं कह रहा हूँ. That has been, it's for business, it's for resources, it's for, let's say, farmers. Bengal, because of the investment by the British in creating educational institutions, is obviously the seat of the new anglicized educated Indian elite. जो यूरोपियन नेशनलिज्म के जितने भी आइडियाज थे, इसको भारत के संदर्भ में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे. और एक अलग गुट था जो कह रहा था, मैं वहां से पढ़ के तो आऊंगा लेकिन मैं दिमागी तरीके से अंग्रेज नहीं बनूंगा. सो फॉर इंस्टेंस, लॉट ऑफ दीज पीपल स्टडीड इन लंडन. Aurobindo also studied in London, but he was not the anglicized, westernized Indian. He was very clear that the ethos जो ड्राइव करेंगी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, वो भारतीय संस्कृति होगी, भारत की मूल्यताएं होंगी, our thoughts, our beliefs. So therefore Bengal's partition जो है एक बहुत ही critical let's say position acquire कर जाता है, because of it being the seat of power. And while there were administrative reasons, economic reasons to partition, ये भी हैं, वो भी realities हैं, उससे there is no point in running away from it. क्योंकि असम को let's say उनके चाय बागानों को डेवलप करने में इनका बहुत हाथ था. तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे let's say वर्किंग पॉपुलेशन को, predominantly Muslims, उनको उन्होंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया था. तो ये पॉपुलेशन माइग्रेशन ये सब हो रहा था. बट when they realize around 1905-1906 कि ये जो मूवमेंट है, it is two groups. One group is the moderates and the other group is the extremists. इनके बीच का डिवाइड ज़्यादा हो रहा है. एंड एक्सट्रीमिस्ट लोगों पे और हावी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मॉडरेट्स जो हैं ब्रिटिश के फेवर में बात किए जाते हैं और ये हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं. इनके सारे डिस्कशंस और चर्चाएं जो हैं अंग्रेजी में होती हैं. ऐसा लग रहा है ये एक एलीट डिबेटिंग सोसाइटी है जहाँ पे भारत के किसी और का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है. इट वॉज ट्रीटेड एज एन एलीट डिबेटिंग सोसाइटी. द कांग्रेस वॉज सीन लाइक दैट. तो जब ये हो रहा है, इनको लगा कि किसी भी हालत में इसको तोड़ देना चाहिए, इस मूवमेंट के मोमेंटम को तोड़ना जरूरी बन जाता है. तो ये आदमी कहता है कर्जन तोड़ देते हैं इसको. एंड ही एक्टिवली गोस. तो इस डिसीजन के अनाउंसमेंट, मतलब उस मंशा के अनाउंसमेंट से लेके अमल करने के बीच में ऑलमोस्ट एक 8 महीने से 9 महीने का गैप होता है. अक्टूबर 1905 को ये हो जाता है, लेकिन ये डिस्कशन ये लेट्स से अनाउंस कर देता है अर्ली 1905 में. इस दौरान ये आदमी जाके ही मेक्स इट अ पॉइंट टू अपील टू द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट बंगाल कि मुगल डायनेस्टी के बाद सबसे पहली बार आपके हाथ में अपना एक सूबा फिर से आपके हाथ में आ रहा है. He is waking up those sentiments. Not waking up, he is fueling those sentiments. They are already awake. They were waiting for an opportunity. एक अपॉर्चुनिटी, अवकाश के तलाश में या ताक में जो लोग बैठे थे, इनके हाथ में आपने थाली में सजा के रख दिया कि you have been given your own playground now. What is the best evidence of showing that this is effectively inspired that population is? The mullahs, the preachers are going from town to town. We have been promised 3 months of amnesty. मतलब ना कार्रवाई होगी, ना जेल होगा, ना कोई प्रोसीडिंग्स होगा. लूटो, रेप करो, हिंदू विडोज को उठाओ और उनके साथ निकाह करो.
ये चलता है। अमेरिकन जर्नलिस्ट नेविंसन, उनके पुस्तक से मैंने इसमें एक्सट्रैक्ट डाल रखे हैं ये दिखाने के लिए कि क्या हाहाकार मचा था वहां पे। This was almost like a precursor to the direct action day riots. So, seeing this, अनुशीलन समिति का जो मूवमेंट चल रहा था ये और भी उत्तेजित हो जाता है और इनको समझ में आ जाता है that it's not just going to be a fight against the British man, it's also going to be a fight against the jihadis. इसमें कांग्रेस का और जो मॉडरेट्स और इनका उस पे लास्ट में मैं पूछूंगा, लेकिन एक हंटर कमीशन से जो रिपोर्ट है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है जो कहीं ना कहीं आज भी सत्य है। तो उसमें लिखा है कि द वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ यंग हिंदू इज टू ऑब्टेन एन एजुकेशन विच विल fit him for an official or a professional career. Correct. But before the young Mohammedan is allowed to turn his thoughts to a secular education instruction, he must commonly pass some years in going through a course of sacred learning. Correct. The Mohammedan boy therefore enters school later than the Hindu. So this is still true. True. And that's exactly why. And the weaponization of the language, they don't allow Urdu. Correct. उर्दू को वो अलाउ नहीं करते। इंग्लिश में जैसे वो कहते हैं कि हम सेकुलर वो एजुकेशन हम पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल हम नहीं लेने वाले हैं। Correct. हम अब पहले अपने जो रिलीजन है उसको अपनाएंगे, उसके बाद आपका जो बेनिफिशियल लगेगा हम वो लेंगे। करेक्ट। तो जो डीकोलोनियलिटी की मजाक उड़ाते हैं बिना बात समझे, इनके लिए ये मैंने और जो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सेक्युलर हो सकता है। आई मीन क्या, आई मीन आई डोंट नो कि अंग्रेजी में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक पढ़ाना, ठीक है आप पढ़िए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप उसको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन बनाना उसी में और अपनी लैंग्वेज के कॉस्ट पे। करेक्ट। तो आप तो फिर भूल जाइए कि आप रूटेड रह सकते हैं। I'll give you a very rudimentary example. Why do some anglicized Indians feel the need to say Jesus when they have to exclaim? राम आपके मुंह से नहीं निकलता है? Oh may rest in peace. What is rest in peace? भाषा के साथ, उस भाषा के साथ जो संस्कृति जुड़ी होती है वो भी आपके मुंह के अंदर आ गया ना, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी वो आ चुका है। What is rest in peace? We are not Christians. I'm happy I'm not a Christian. Why will I say rest in peace? When I speak of decoloniality, therefore I'm saying अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन उसके पहले आपके अंदर एक हिंदू फिल्टर डाल दो। संस्कृत सीखो या अपनी मातृभाषा सीखो, क्योंकि आपकी जो मातृभाषाएं हैं आज भी उसका संस्कृत के साथ नाता है फॉर्चुनेटली। तो आपके संस्कृति का है ना, 100%। आपकी लोकल संस्कृति का भी है, हिंदू संस्कृति का भी है। और ऐसे मुहावरे हैं जो आपके पूर्वजों ने 2000 साल पहले किसी ने बनाया होगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं। तो उस कल्चर के साथ आपका एक नाता बन जाता है। तब क्या होगा, जब अंग्रेजी इन्फ्लुएंस आएगा वो उस इन्फ्लुएंस के ऊपर बैठेगा एंड यू विल ट्राई एंड यूज दिस बेसिक एक्सपोजर एज अ फिल्टर। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। Our parents, at least until 7th and 8th standard, they used to study in their mother tongues. उसके बाद अंग्रेजी सीखते थे। तो significantly, they understand पंचांग, they understand तिथीज, they understand रागास, they understand श्राद्ध क्या होता है, they understand कि टेम्पल का कल्चर क्या होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखा, ऐसा नहीं कि उनमें से किसी ने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। They did all of that also, but their basics were crystal clear. तो इसीलिए मैंने पहले पुस्तक में कहा था, आप पूरी तरह से इस अंग्रेजी पंथी को तो छोड़ नहीं सकते हैं, उस कॉम्पोजिशन को तो बदल सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। 70-30 कीजिए, 60-40 कीजिए। आज की डेट में ये 70-30 उल्टा है। ओके, 30% भी अगर आप भारतीय हो दिमागी तरीके से या मानसिक तरीके से, गनीमत होगी। दैट विल बी टू मच, आई मीन दैट विल बी अ फैंटास्टिक एक्सपेक्टेशन। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई स्पीक ऑफ डीकोलोनियलिटी। सो वन जीनियस एक्चुअली पुट आउट अ ट्वीट। ये मैं आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस। पाकिस्तान में कोई फायर एक्सीडेंट हो गया था, तो सम ऑफ दीज मुस्लिम्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड द फायर इंजन्स एंड द एक्सीडेंट साइट एंड ये प्रे कर रहे थे कि लेट्स से फायर अपने आप निकल जाएगा। दे वर सेइंग, ओह दिस इज व्हाट दे मीन बाय डीकोलोनियलिटी। कोई दिस इज हाउ दे हैव डिसाइडेड टू रबिश द एंटायर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज योर सुपरफिशियलिटी कम्स थ्रू दिस एंटायर ट्वीट। मतलब आप एक सीरियस कॉन्सेप्ट को
अपने तरीके से कैसे अपनाएंगे, स्ट्रॉमैन वाला आर्गुमेंट ये एक स्ट्रॉमैन वाला आर्गुमेंट है कि अपने हिसाब से आर्गुमेंट बनाओ, उसी को गिरा दो, Correct, खेलते रहो खुद correct, ही। correct. In fact, they keep saying that I've read Mignolo and Walsh and all that. You know, one of the things that Mignolo and Walsh actually say is decoloniality ko, when you ask what is decoloniality, that's an incomplete question. You should ask who is it against, where is it, who is the affected party, and in what sphere do you wish to apply decoloniality. ये सारे सवालों का आपको जवाब देना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब जाके डीकोलोनियलिटी का एक पूरा पिक्चर बनता है। आपने सिर्फ एक ही टर्म को, मतलब यू हैव सडनली सेड डीकोलोनियलिटी मतलब फिर से ब्राह्मणत्व को लाए। what is the difference between your position and Tharoor's position and the left's position when it comes to this? You've also decided to make Brahmin bashing your pet peeve. You've also decided that Brahminism and Hinduism are the same things, and you've also decided to use the word Brahminism. The very use of the word Brahminism is a leftist construct. इसमें एक और लाइन है, द पीरियड फ्रॉम 1904 टू 1906 वाज अ डिफाइनिंग वन फॉर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टू नेशन थ्योरी, मच बिफोर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23rd March 1940, व्हेन पाकिस्तान्स फ्लैश एंड ब्लड कैरेक्टर वाज एच्ड आउट। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बोलूँगा एक्सप्लेन करने के लिए, बट एक एडिशन में करना चाहूँगा कि 2004 से 2006 का पीरियड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली 100 years आफ्टर दिस, कि जब हम एक दूसरे मुस्लिम सेपरेटिज्म की तरफ को इंकरेज करने की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका ये सच्चर कमेटी आ जाती है, उसके बेसिस पे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनती है, आप हर तरीके के सेपरेट आप स्कॉलरशिप देते हैं, स्कीम्स चलाते हैं, 15% रिजर्वेशन आप फंड्स का देते हैं कि हर स्कीम में उनको मिलेगा, और वहीं से एक आइडियोलॉजी आती है कि नेशन, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद रेडिकलाइजेशन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल वो देख ही रहे 15 साल में। और वो एक ऐसा पीरियड था सबसे ज़्यादा जो मतलब हर महीने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, ठीक है। तो वो पीरियड से हम देखते हैं कि हाँ 100 साल में, मतलब वो एक अलग क्वेश्चन है कि 100 साल में कुछ नहीं सीखा, और फिर हम कांग्रेस पे भी आएंगे क्योंकि ये कांग्रेस ने किया 2004 से 2006 में। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन की कि 1904 से 1906 का एक जो पीरियड है वो क्या है। देखिए 1904 से 6 के बीच में क्या क्या होता है ये आप समझिए। कांग्रेस में फूट पड़ जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, दैट इज नरम दल एंड गरम दल, पूरी तरह से ये स्प्लिट होना लग जाता है। दैट इज सूरत सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन which is of 1907. Then the partition of Bengal. Then the Simla deputation. Simla deputation से लेके 1911 तक के जितने भी इवेंट्स हैं उसको बहुत ही क्लोजली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पहले एक जोश भर जाता है कि हमने अलग कर दिया बंगाल को और अपने लिए हमने एक टेरिटरी हमने कायम कर ली। They never expect massive resistance from Bengalis, meaning thereby the Hindus, basically saying ये कैसे हो सकता है। Vande Mataram becomes primarily a campaign for reunification of Bengal, not for freedom of Bharat. Okay? तो ये इस मूवमेंट के फेरोसिटी को ये समझ नहीं पाते। एंड ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि सोडा बॉटल की तरह गैस गया तो निकल गया। It goes on and on and on until even the Congress is forced to include it as part of its resolutions. And to say स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू हो जाता है, बॉयकॉट मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। कांग्रेस की जो लॉयल्टी है उसको पूरी तरह से टेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस इज इफेक्टिवली ब्रिटिश लॉयलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्वदेशी के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट कैसे करेंगे? ये तो पूरे ब्राउन साहिब्स हैं। बॉयकॉट ये सो विच इज वाई इफ यू लुक एट द रेजोल्यूशंस एंड द वे दे स्पीक ऑफ बोथ द मूवमेंट्स, स्वदेशी के बारे में बात करो, बॉयकॉट के बारे में बात मत करो, because it crosses a certain line and we are not a seditious organization. Our loyalist credentials must always remain unimpeachable. उस पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। By the time it reaches 1911, और ये करते क्या है, रीयूनाइट करते हैं बंगाल को, लेकिन बंगाल को रीशेप भी कर देते हैं, पुराना बंगाल नहीं रहा। एंड कैपिटल जो है यहाँ से कैलकाटा से दिल्ली बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपने मुसलमानों के हाथ से उनका एक टेरिटरी पूरी तरह से छीन लिया। उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हैं, मुगलों का कैपिटल क्या था? दिल्ली। तो इसलिए हम अभी दिल्ली बना देंगे कैपिटल। जो अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो बात होती है, ये वहां से शुरू होती है। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी आ जाते हैं, आ जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शिमला डिपुटेशन को आप पढ़िए।
And I've appended a wonderful speech by Syed Hassan Imam. According to me, he was a much more brilliant articulator of the two nation theory. जिस तरह वो दो कौमी नजरिए का विश्लेषण करते हैं, उस तरह इवन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था. और ये पूरे हिस्ट्री को मतलब शुरू करते हैं कासिम से लेके उनके कालखंड तक कि इस दो कौमी नजरिए का रेलेवेंस क्या है, व्हाट इट्स वो प्रासंगिक क्यों हो जाता है उनके लिए, उस कालखंड के लिए. ब्रिलियंट एक्सपोजिशन. ही इज अ लॉयर एंड देयरफॉर आई लव द वे ही टॉक्स, बिकॉज वेदर आई डिसएग्री विथ हिम बट द वे ही कैप्चर्स हिज पॉइंट. और अपने तरफ से जितने भी लोग यही काम कर सकते थे उनका मुंह बंद किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर कि तुम गरम दल हो. Those people who are asking, तो स्वराज के डेफिनेशन पे लड़ाई चलती है. Is it for dominion status? Is it for complete independence? If it is for dominion status, हमारे और बाकी कॉलोनीज के बीच का अंतर क्या होगा अंडर द ब्रिटिश एम्पायर? That is the discussion that happens. तब तक भगत सिंह नहीं आए पिक्चर में. जो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं और जो कहते हैं कि स्वराज का मतलब है पूर्ण, उनको कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए. This is Gokhale's words to others. And Gokhale was the ideological mentor to Gandhi. And this entire thing needs to be understood better, क्योंकि when the guy who reunites Bengal, he comes to, I'm sorry, I forget the Governor General, वो आता है. On the day he assumes office, he is forced to send the military to the bazaars because the Muslims are ransacking the place. What I'm trying to tell you is, although they may have lost state power and although they may have lost, let's say, an armed resistance, इन्होंने street को battlefield बना दिया था. जैसे CAA में था. Exactly. So the street becomes the place where the hooligan starts imposing himself. वैसे एक इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जब पार्टीशन हुआ तो उसके सेलिब्रेशन में दंगे होते हैं. करेक्ट. उनकी तरफ से. राइट. और जब यूनाइट करते हैं तो गुस्से में दंगे होते हैं. तो मतलब दंगे तो होंगे चाहे आप अच्छा काम करो चाहे गलत काम करो. Doesn't make a difference. So standard thing, cow slaughter, raping of Hindus, let's say desecration of idols. ये तीन चीजें हमेशा होती है. So when people don't understand the sentiment behind cow slaughter, और ये let's say they even our own so called non left people इसको hurt किए जाते हैं without understanding इसका historical sentiment क्या है, तो sometimes you wonder that what is your entire claim to being on the non left when on such critical non negotiables आपके बर्ताव में और लेफ्ट के बर्ताव में एंड जिहादियों के बर्ताव में कोई अंतर ही नहीं है. मैं इसको वन पॉइंट एजेंडा नहीं बना रहा हूँ उनको समझने के लिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस डिफाइंस यू, बट ये एक नॉन नेगोशिएबल है. कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं जिनको लांघना गलत हो जाता है और उसके बाद ये समझ में नहीं आता है कि आप इस तरफ से लड़ रहे हैं या उस तरफ से लड़ रहे हैं. सो व्हेन यू लुक एट ऑल दिस 1904 to 1906 and then 1906 to 1911, मैंने इसको ऐसे ही तोड़ रखा है इस पुस्तक में. Very very crucial periods, and you will find the very same things as you rightly said repeating themselves. The similar deputation makes a brilliant claim, and it's a must-read document, and that is exactly the Owaisi position today. That's exactly the minority position today कि हम तादाद में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा representation in the parliament or in the assemblies must be equal to that of the Hindus independent of the population. That is exactly the argument. अभी वो बोल रहे हैं कि कम से कम परसेंटेज की बातें कर रहे हैं कि जितना परसेंटेज है उतनी टिकट मिलनी चाहिए, उतने MLA बनने चाहिए, नहीं है क्यों नहीं है. करेक्ट. उस पे बातें चलती हैं, लेकिन एक 20% 25% का एक समय आएगा जहाँ पे वो परसेंटेज का कोई हिस्सा नहीं रहेगा. अभी लॉजिकल लगता है. करेक्ट. लेकिन लॉजिकल नहीं है, वो लगेगा नहीं. मैं ये कहूँगा कि जब ये परसेंटेज की बात तब कर रहे थे, मैं दो चीजों को पक्का मानूंगा. टू नेशन थ्योरी एक सत्य है, कड़वा हो या मीठा हो ये बाद में देखा जाएगा, ये तो सत्य है. ठीक है, अगर अब ये सत्य है तो इसके साथ आप पॉलिटिकली कैसे डील करना चाहते हैं? ये हमारा सत्य नहीं है, लेकिन वो उनका सत्य है. ये समझने में ही लोगों को है ये है कि अरे तुम तो बिगट हो, तुम कैसे कह सकते हो कि सत्य है, हम तो रह सकते हैं ना. अरे तुम रह सकते हो, अगला तो नहीं रह सकता भाई. उसको जप्पी पाओगे क्या जानबूझ के? So once you accept that ये एक रियलिटी है, उनके तरफ से अगर ये रियलिटी बन जाता है, इसका मतलब ये है कि हर चीज में ये वीटो होगा. ठीक है, then there are only two ways forward. अकोमोडेट करना या ना करना. अकोमोडेट ना करने का मतलब क्या है? सिविल वॉर.
और अकोमोडेट करने का मतलब क्या है कि हर जो वीटो का पावर रखता है, जब आप उसको अकोमोडेट करने की बात करते हैं तब अकोमोडेशन उसी के टर्म्स पे होगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. जो कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और हमेशा हाथ में ये लाठी और तलवार पकड़ के बैठे हैं, then he will decide the terms of engagement and the conclusion of the negotiation also. बिल्कुल. And that's exactly what was happening. The extent to which home rule movement के लिए तिलक और बाकी सब बैठ के इनको कन्विंस करते हैं कि आप एटलीस्ट इतना तो मान जाओ, इतना तो मान जाओ. इनको मिल रहा था. They were getting 30%, 40%, much more than the percentage of their population in several states and provinces. जो नेहरू और उसका. Correct. In fact, not even at that time, it's not even Jawaharlal Nehru, it's Motilal Nehru. Motilal. Right? So you will realize that the discussion that we have on so-called minority-majority debates today is a restatement of the two-nation theory only. इसका और कोई देखने का नजरिया हो ही नहीं सकता है. क्योंकि आपकी मांगे अलग नहीं है, आपके सोचने का नजरिया अलग नहीं है, सिर्फ लेबल्स बदल गए हैं. That's the entire point. So in the beginning of the book मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिबेट्स हैं, इसका टू नेशन थ्योरी के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं? Is it a continuum of the same thing? I'm saying it is. आखिरी में मेरा जो सवाल है, उसके बाद थोड़े दो चार को सवाल जो हैं लोगों के भी हैं जी. इसमें ये है कि कांग्रेस की जो डीएनए है, वो सोच जो शुरू से 1887 का जो सेशन होता है जी. उसमें पहला ही ये है कि आप हमारे साथ आ जाओ. मुस्लिमों को कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम काउ स्लॉटर पे, मतलब खुद ही उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है. हम ये बात नहीं छेड़ेंगे. हाँ, वो खुद ही इनकी तरफ से आता है कि हम काउ स्लॉटर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. ये मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि जो नोट हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए. अब कांग्रेस की तरफ से बात आती है कि अच्छा जीसस और उसका मोहम्मद का भी, मतलब वो अलग बात है कि मोहम्मद का लगाओगे तो क्या होगा, बट ये इनका पहला रिएक्शन ही ये है. करेक्ट. सोच रहे हो क्या ये डीएनए क्या है भाई? और इससे रिलेटेड एक बंदे ने सवाल भी पूछा है कमेंट्स में कि ये क्या मतलब लोगों की ही कमी है, हमारे जो लीडर्स बनते हैं उनकी ही कमी है, या फिर सोसाइटी की भी दिक्कत है? देखिए 1885 में जब कांग्रेस फॉर्म होता है तब तक 50 साल हो जाता है अंग्रेजी एजुकेशन को भारत में इंट्रोड्यूस किए, एंड जिसको आप सेलिब्रेट किए जाते हैं. सो मेरे कमेंट्स ऑन राजा राम मोहन रॉय पे बहुत सारे लोगों को गुस्सा है कि देखिए ये जो आपका 1 पॉइंट एजेंडा होता है इनको देखने का ये गलत है, क्योंकि ये घर पे गाय रखते थे और ये हर जगह पे जाके संध्या वंदन करते थे. ऑल दैट यू हैव टू रियलाइज, आपके पर्सनल लाइफ में चाहे आप ऐसे हों, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आके जब आप बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तब आपने क्या किया. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. क्या आपका कहना ये हो सकता है कि कांग्रेस में जितने भी हिंदू लीडर्स हैं जो जिनका आइडेंटिटी हिंदू है वो कम हिंदू हैं पर्सनल लाइफ में? ओके. टीआरएस के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर अभी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, ही इज अ वेरी स्टांच हिंदू इन हिज पर्सनल लाइफ. बिल्कुल. आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू गिव हिम अ फ्री पास जब ये कम्युनिटी के साथ उल्टा सीधा करते हैं. इसीलिए वो जो हिंदू और हिंदुत्व का जो अंतर है, जो सावरकर ने समझाया था कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म का हिंदू धर्म जो है वो एक छोटा हिस्सा है हिंदुत्व का. करेक्ट. आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदुत्व की जो वैल्यू है अगर वो आपको समझ में नहीं आती है, देन दैट मीन्स यू विल बी पर्सनली अ गुड हिंदू, पॉलिटिकली अ टेरिबल हिंदू. एंड विच इज व्हाई एज फार एज राजा राम मोहन रॉय इज कंसर्न, इनको जब भी आप सैयद अहमद खान के साथ कंपेयर करते हैं, आप सैयद अहमद खान को बेहतर पाएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज ही मेड श्योर कि दोनों एजुकेशन हो, विच इज बोथ उर्दू और फारसी एजुकेशन, अरबिक एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन. एंड ये कह रहे हैं आप अंग्रेजी इसलिए सीखेंगे ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वापस लेंगे अपने हाथ में, ताकि हिंदू पावर में ना आ जाए. हिंदुओं का यह नजरिया नहीं था व्हेन दे एंटर्ड. इनको तो यूरोपियन क्लब्स में जाना था, जिम खाने में बैठना था, इनको उनके साथ शराब पीनी थी. एंड हु आर द पीपल हु एक्चुअली डिसाइडेड टू डू दिस? जब हम कास्ट की बात करते हैं ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी. हु आर द पीपल हु फर्स्ट मेड दीज चॉइसेस? These are uncomfortable realities, unfortunately so. I will blame the British man for keeping the door open, but it was our decision to enter into that particular place. Other communities had the option of not entering that particular place and they took that particular decision. लेकिन आपको ये लगता है ये तो पिछड़े रह गए, ये डेवलपमेंट के रेस में ये पीछे रह गए. What are you talking about?
आपका डेवलपमेंट आपको इस आपकी संस्कृति के कॉस्ट पे मिला है, यू हैव पेड दैट प्राइस। आपके हाथ में डेवलपमेंट भी हो सकता था, आपकी संस्कृति भी हो सकती थी, लेकिन आपने इसको जीरो सम गेम आपने बनाया। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द प्रॉब्लम इज विद आवर इनएबिलिटी टू रिटेन आवर रूट्स एंड ऑल्सो टू एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So it is almost as if when we say you have to engage with the world, you have to give up your roots, and if you choose to, let's say, hug your roots, you have to give up modernity, so-called modernity. ये तो आज भी है ना, जो आज भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, Correct. तो यही रहता है कि हाँ ये इंजीनियर बनेगा, ये कोई एजुकेशन घर पे तो मिलती ही नहीं है, धर्म घर पे नहीं है, धर्म बाहर पे का नहीं तो कुछ बाहर का स्कोप नहीं है ही नहीं। नहीं है। आप इसको क्रिश्चियन स्कूल भेजोगे, किस धर्म का मिलेगा इसको? So you can't just blame the politician, you have to blame the fact that the society ultimately took a call that हम इस दिशा में जाएंगे, और जो ये कह रहे थे ये गलत है, उनको कितना सपोर्ट मिला, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो, that is a reflection of the Hindu society's commitment to its own dharma. So it is ultimately a reflection of the society's decisions, good, bad or ugly. एक डैन के करके किसी ने कमेंट किया है कि आपने पहले चैप्टर में वही जो वहाबी नेटवर्क बरेलवी का वो बनाया था, तो उसमें इनका सवाल है कि क्या वहाँ पे जो हमारे जो लोग थे, हिंदू सोसाइटी थी, हिंदू समाज था या हमारे लीडर्स थे, क्या वो देख नहीं रहे थे कि ये क्या हो रहा है? क्या वो खड़े नहीं हो रहे थे एक पैरेलल, कुछ उनको वो जागृत नहीं हो रहे थे? क्या कर रहे थे वो, उन्होंने क्या किया, उसका क्या रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, इफ यू आर लुकिंग एट Barelvi's period, he dies in which year? In 1846 or something, है ना? That's what I think given, है ना? ये बालाकोट में मरते हैं, तो you have to realize that around that period, और 1816 के आसपास ये शुरू होता है, right? And the Hindu society, I think, is more interested in trying to engage or let's say deal with the British colonizer. And आप ये भी मान के चलिए that as far as the Barelvi movement is concerned, or the Wahhabi movement is concerned, a good part of it was under the radar. हवाला नेटवर्क्स जैसे एस्टैब्लिश हुए थे उस मूवमेंट के दौरान, ताकि पैसा जो है एक्सचेंज हो, ट्रांजैक्शन जो है एक्सचेंज हो विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, वो नेटवर्क्स आज तक काम करते हैं. यू हैव टू रियलाइज दिस. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हो या फिर सेफ हाउसेस एस्टैब्लिश करना जो है, ऑल ऑफ दीज, let's say, these infrastructural issues and points were created during that particular period. For the better part of it until 1852, मतलब 1852 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ठीक से नहीं पता होता कि हो क्या रहा है यहाँ पे. Okay, I'll give you an example. जब हम अतीत में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी सोई हुई थी, ये क्या हो रहा था. Okay, let's bring it to the present. वो अभी भी सोई रही है. आज के डेट में क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, आपके इर्द गिर्द जब लोग जाके स्लीपर सेल एस्टैब्लिश करते हैं, आज अब कोयम्बतूर में जो हुआ था, दैट मैन वाज नोन, मुबीन, he was known to so many people. Some people who I know have clearly said he had issued death threats to them for their work. When all of this is happening, the culprits of 1998 bomb blasts have been rehabilitated under the auspices of the party which is currently in power in Tamil Nadu. उनके लिए घर बनाया, उनके लिए वकीलों का इंतजाम किया. ये सब ये कौन कर रहा है? तब तो आप पावर में नहीं थे, आज तो आप पावर में हो. पावर में आने के बाद भी ये आपका मतलब रिस्पॉन्स है. सो यू हैव टू लुक एट द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, विच इज हिंदुत्व का बेसिक रोल ये है, इट्स नॉट टू किल योर लोकल आइडेंटिटीज, लेकिन ये कहना कि लोकल आइडेंटिटी के ऊपर उठकर आप हिंदू आइडेंटिटी को थोड़ा प्राधान्य दो. So there is a popular saying in Telugu, which is used in, let's say, in circles which are effectively Hindutvavadi, which is to say, Gadapa lopala kulam, Gadapa baita Hindu, which means घर के दहलीज के अंदर आपकी जाति रहेगी, घर के दहलीज के बाहर हिंदू आइडेंटिटी रहेगी. ये जो रियलाइजेशन है, ये थोड़ा स्लो आया है हमारे अंदर. बट I'll tell you one more thing. Then you have to ask yourself a simple question. ब्रिटिश मैन के आने से पहले तो ये लड़ाइयाँ जब लड़ रहे थे, क्या लोग जात पात में मतलब बटे हुए थे? शिवाजी को जब लोग सपोर्ट कर रहे थे या किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, क्या लोग जाति को देखकर सपोर्ट कर रहे थे? There may be minor, let's say, disagreements here and there, but it's not as if किसी ने कहा कि मैं पिछड़ा हूँ या हूँ वो हूँ, I will not support Shivaji. Those discussions have started only after the white Christian colonizer comes in and starts introducing certain theories.
So I think we need to perhaps reanalyze this particular period कि हम उस कालखंड में सुप्त क्यों थे, सोए क्यों थे, और आज भी हम सुप्त क्यों हैं. So which is why Hindutva as an ideology its job is to reawaken and to create a larger bond, or let's say revive a larger bond, जो धार्मिक bonds हैं, कि भाषा, प्रांत या जाति के बेसिस पे आप बट मत जाओ. इनका अपना महत्व है आपके शादियों में, आपके लोकल संस्कृतिज में. जब आपको अपने आप को बचाने की बात होती है, आपके बचाव की बात होती है, तब आप बात करेंगे हिंदू के तौर पे. दैट आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुत्व. एक जी करके हैं, वो कह रहे हैं कि ये अभी भी पढ़ रहे हैं पुस्तक को. तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो रिफॉर्म है वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर इस तरीके से जो हिस्ट्री देखें हम. जी. तो उस हिसाब से और रिफॉर्म्स को जो बात करते हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, या क्या मतलब आगे का रास्ता क्या है? अगर टू नेशन थ्योरी सत्य है, अगर रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? सी, I will certainly give the benefit of the doubt to anyone who says कि इस्लाम के अंदर रिफॉर्म पॉसिबल है. लेकिन मैं एक पोजीशन ऑफ कॉशन से ऑपरेट करूंगा, विच इज टू से, अगर मुझे अपने लोगों के बचाव और उनके बचाव के बीच में चुनाव करना पड़े, तो मैं अपने लोगों के बचाव में पहले खड़ा हो जाऊंगा. एंड अगर उनका रिफॉर्म यह कहता है कि आप भी कुछ छोड़ दो और आपके जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, तो मैं ये कहूँगा समझौता अभी हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए. हमने बहुत समझौता कर लिया है. आई विल गिव ए सिंपल एग्जांपल. ये खालिद बेग और आमना अंसारी बेगम के इस पॉडकास्ट में मैं गया था. यूसीसी की बात हुई थी, एट द सेम टाइम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हुई थी, और मुझसे ये कहा गया था कि आपके हिसाब से यूसीसी क्या होना चाहिए. तो मैंने कहा कि अगर किसी भी हिंदू स्कूल ऑफ सक्सेशन को उठा के सब पे थोपा जाए तो मेरे लिए वो यूसीसी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है. अच्छा, आपने बोला? मैंने बोल दिया था. तो ये दे वर स्लाइटली टेकन अबैक. लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि भारत धर्म से ऊपर है? मैंने कहा भारत धर्म से ऊपर है, ये आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? आपके मजहब के ऊपर है. दूसरा, हमारे लिए भारत और हमारा धर्म एक ही है, क्योंकि जहां धर्म है वहीं देश है हमारे लिए. तो हमारे तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद अभी रखना छोड़ दीजिए आप, बिकॉज इट इज फॉर यू टू शो दैट हर बार हिंदू तो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है. तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोजीशन. आई सेड पीस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एज लॉन्ग एज एवरी ऑक्यूपाइड साइट इज नॉट रिटर्न्ड. Because I think some it's not just limited to 3. No, it's not limited to 3. मैंने कहा सारे 40,000 या उसे 1 लाख को जो भी है वापस दे दो. Because I think some people, उनका ये टेंडेंसी होता है कि आप किसी और के पॉडकास्ट में गए, you want to be nice, you want to be cordial, you be civil, but you don't need to negotiate on what is non-negotiable. इस पोजीशन को, इस इंट्रांसिजेंस को, इस लेट्स से इस माइंडसेट को हिंदू दिमाग के अंदर घुसाना बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन होता है कॉम्प्रोमाइज से. आप अपनी जगह पे अड़े रहिए, खड़े रहिए, दूसरे को बदलने दीजिए. हम क्यों हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहें? कितने साल और कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कॉम्प्रोमाइज का नतीजा आपने भुगत लिया, आपके सामने है आज, और क्या चाहिए? बिल्कुल. बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऑडियो बुक का कोई प्लान है क्या? देखिए, पहले पुस्तक का तो एक ऑडिबल निकलना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स are literally occupying my space at this point. All these the last 2 years I've juggled books alongside my crazy professional commitments. Each day 7 to 8 hearings with all that, and my family commitments and all that. So I will do this step by step. बट एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ऑडियो आप करें तो आप खुद ही उसको नरेट करें तो 100%. इसीलिए तो देरी हो रही है. हाँ. Because people are clear that it has to come out in my voice. But most importantly मैं क्या करूँगा, कंटेंट को रैशनलाइज करूँगा. हाँ, वो अच्छा रहेगा. सारे एक्सट्रैक्ट्स को थोड़ी मैं पढ़ता बैठूंगा वहाँ पे. बिल्कुल. So I will skip it, and that itself requires a trimming down of the manuscript before I think of an audible. तो वो थोड़ा टाइम तो लगेगा. पहले लोगों को पढ़ना आना चाहिए. हिंदी वाली कब आ रही है? अभी रिलीज तो हो गई मेरे ख्याल से. तो तेलुगु जो है वो पहले हिंदी जो है पहले रिलीज हो जाएगी इस महीने ऑफ द फर्स्ट बुक, पहली वाली. एंड फर्स्ट बुक का जो तेलुगु वर्जन है वो 1 महीने के नेक्स्ट मंथ इट विल बी रिलीज्ड.
ठीक है। इसका काम थोड़ा आने दीजिए, थोड़ा टाइम तो है। इसका कितना सेल हो गया है अभी? सो 1 लाख का तो आपका देख लिया हमने, टोटल टोटल सेलिब्रेशन 1 लाख से ज्यादा 1 लाख तो उसी का हो गया था। सो इसका जो है पहला प्रिंट रन 25,000 का खत्म हो चुका है। अच्छा। दूसरा प्रिंट रन जो है 10,000 का है, उसमें आई एम टोल्ड अबाउट 40-45% इज ऑलरेडी डन। चलो। So this is obviously doing better than the first book, but this book is still on the second position because the first book is still on the first position. ये हट नहीं रहा है वहाँ से, because you see जो इस book को अभी पढ़ना चाहते हैं वो पहले जाएंगे। So around 14,500 copies of the first book, they have been selling like this at about 5,000 to 6,000 copies a month. So my prediction is ये धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले लोग उस पे ज्यादा फोकस उसको खत्म करेंगे। बट इवन गोइंग बाय द स्टैंडर्ड्स एट दिस स्टेज, इट टुक अबाउट 4 months फॉर द सेल ऑफ द फर्स्ट बुक टू एग्जॉस्ट अबाउट 25,000 कॉपीज। ये तो 2 महीने के अंदर हो गया था, फ्रॉम 23rd of August to 5th of October ऑन विजयदशमी डे हो गया था। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स इट्स डूइंग वेल, बट टेक इट फ्रॉम मी, ये पिकअप करेगा और थोड़ा। अगली पुस्तक का रंग सफेद होगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।